हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे आपको कुछ चैप्टर्स देखने के बाद किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम लोग मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 को। जी हां, जो हमारे फिजिक्स में बल तथा गति के नियम है चैप्टर नंबर 9 में, उसकी चर्चा हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो आज इसमें हमारे पास सबसे पहला ही पोर्शन आता है कि भाई ये बल होता क्या है। जैसा कि हमने गति को इसके प्रीवियस वन चैप्टर में देख चुके हैं, और आई होप कि आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो वहां से आप इसको देखते हुए आ रहे, अर्थात आपको गति के बारे में नॉलेज है। अब हमें सिर्फ यह पता करना है कि जब किसी पिंड में गति होगी, जब कोई पिंड चलना प्रारंभ करेगा, जब किसी पिंड में स्थान परिवर्तन होगा, तो वो स्थान परिवर्तन होने का कारक कौन होगा, आखिर किसके वजह से होगा ये। तो हमने पता किया कि भाई ये होता है बल के कारण। तो फिर हमारे दिमाग में विचार आया भाई कि ये जो बल है ये होता क्या है, आखिर इसके क्या प्रकार है, किस किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं बल तथा गति के नियम में। तो पहले हम देखेंगे बल को, फिर इनको अप्लाई करेंगे गति के नियम के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, बल। तो भाई जो बल है ये होता क्या है। तो देखिए, बल जनरली हमने इस तरीके से सुना हुआ है, या इस तरीके से हमने अब से पहले पढ़ा भी हुआ है कि बल एक तरीके का धक्का या खिंचाव है ना। अगर मैं किसी पिंड के ऊपर धक्का लगाऊं या उसको मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, तो इसी चीज को हम कहते हैं कि बल है। अब बारी ऐसी होती है कि ये तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, क्लास 7 तक ये चल पा रहा था, है ना। लेकिन अब ये डेफिनेशन थोड़ा सा ऐसा हो गया कि भाई अब ये नहीं चलेगा। अब क्या करें, तो अब कुछ ऐसे डेफिनेशंस बनाते हैं जिससे हमें ये भी तो पता चले कि आखिर इसके प्रकार क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है, और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन उसी डेफिनेशन में आ जाए तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा भाई। कैसे कि भाई जितना भी टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है ना, वो सब कुछ इस बल की डेफिनेशन में ही आने वाला है, इसी के हिसाब से सब कुछ चलने वाला भाई। तो इसलिए हम हमेशा से यही काम करते रहे हैं कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है भाई, कि उस टर्म को पूरी तरीके से एलैबोरेट कर दे। और हम डेफिनेशन कैसे बनाते भाई, तो हम डेफिनेशन बनाते हैं जो हमने सीखा वो एज अ डेफिनेशन हमने लिखा, ठीक है ना। हम किसी भी तरीके से बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं करने वाले। तो भाई हमने क्या देखा है, बल जब कभी किसी पिंड के ऊपर लगाया जाता है तो आपने क्या देखा है। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी वस्तु के ऊपर मैं बल लगाऊं तो दो कंडीशन बनती है, या तो वो उस वस्तु की आकृति में परिवर्तित कर देगी, मतलब आकृति बदल देगी, या सिर्फ और सिर्फ उसकी आकृति बदलने की कोशिश करेगी। अब बोलेंगे ऐसा कैसे, तो जैसे आप सिंपल सी बात करिए ना, जो रबर बैंड होता है, उसको रबर बैंड को अगर मैं खींचता हूं तो क्या होता है भाई, रबर बैंड जब खींचा जाता है तो रबर बैंड की जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, या जो उसका जो रबर बैंड का जो रेडियस कह लीजिए या फिर उसकी परिधि कह लीजिए, मतलब पूरा रबर बैंड क्या हो गया भाई, उसका आकार बदल जाता है। और छोड़ देते हैं तो वापस अपनी जगह पे। या आप नॉर्मली अपना इरेजर ही ले लीजिए, है ना, उसको दबाते हैं तो कैसा होता है भाई, बिल्कुल कंप्रेस हो जाता है, और छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं, जैसे आपके पेन में जो वो स्प्रिंग होता है ना, उस स्प्रिंग को निकालते हैं, ऐसा प्रेस करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, छोड़ते हैं तो फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाता है। मतलब कुल मिला के हमें इस तरीके से समझ में आता है कि बल किसी वस्तु पर लगने के बाद, किसी पिंड पर लगने के बाद उसकी आकृति में परिवर्तन कर दे रहा भाई, उसका आकार बदल दे रहा है, ठीक है ना। अब एक और कंडीशन आती है कि तो ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं अगर एक लोहे का तार लूं और उसको ऐसे खींचूं तो उसका आकार क्यों नहीं बदलता भाई, उसमें भी बदल जाना चाहिए। तो हम ये पाते हैं कि बल जो है लोहे के तार में ऐसा खींचने से, नॉर्मली हाथ से खींचने से उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं ला पाता है। लेकिन हम तो पूरा बल लगाते हैं ना, पूरा दबाव तो पड़ता है हमारे हाथों पे। तो हम ऐसा कहें
कि बल या तो परिवर्तन कर देगा या फिर उसको परिवर्तित करने की कोशिश करेगा। जैसे देखिए, रबर बैंड में उसने परिवर्तन कर दिया भाई, चेंज हो गया, लेकिन जब मैंने लोहे का तार दे दिया तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं आ पाया। इसका मतलब क्या, कोशिश तो किया, हो नहीं पाया। तो मतलब बल क्या कर सकता है भाई, या तो परिवर्तित कर देगा या फिर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आकार ही क्या, तो हम पाते नहीं, आकार भी गति में भी ये परिवर्तन ला सकता है। जैसे साइकिल खड़ी है, अपन ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, वो चलनी शुरू हो गई। या कोई बॉल है, वो अपने रेस्ट में मतलब चुपचाप पड़ी हुई है, मैंने उसके ऊपर बल लगा दिया, वो गति करना शुरू हो गई। या यूं कहूं कि अगर मान लीजिए कोई बॉल लुढ़कती हुई आ रही है, मैंने बल लगा करके उसको रोक दिया, ठीक है, मतलब अगर वो रुकी हुई हो तो उसको गति में ले आ सकता हूं, और अगर वो चल रही हो तो उसको रोक सकता हूं। अच्छा, क्या हर बारी ऐसा हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं। अगर एक भारी पत्थर हुआ तो उसको ना तो धक्का लगा करके मैं हिला सकता हूं, और ना ही अगर वो लुढ़कता हुआ आ रहा हो तो मैं बल लगा के रोक सकता हूं। ये ऐसी बात करते हैं, जैसे साइकिल की बात करी थी, अगर मैं कहता हूं अकेले एक कार को मैंने धक्का लगा के चला दूं, या फिर चलती हुई कार को मैंने हाथ लगा दूं ऐसा वो रुक जाए, तो भाई नहीं। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश कर सकते। भाई कार खड़ी है, दम भर पूरा बल लगा दो उसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपने कोशिश करी, वो कार चलेगी नहीं। तो मतलब ये समझ में आता है कि भाई फिर से बल गति में परिवर्तन ला सकती है या फिर लाने की कोशिश कर सकती है। इन द सिमिलर वे, दिशा, बल जो है ना, ये दिशा के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। भाई ऐसा कुछ कहूं कि जैसे बैट्समैन जो होता है, बॉलर ने बॉल डाला और बैट्समैन क्या करता है भाई, हिट करता है, तो क्या होता है, बॉल इस डायरेक्शन से आ रही है, अभी दूसरी डायरेक्शन में जाने लग गई, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि बैट्समैन ने उसकी दिशा को बदल दिया, ठीक है ना। कैसे बदला, बल लगाकर। तो कुछ ऐसा समझ में आया कि बल जो है एक बाह्य कारक है ना, बाहर से लग रहा है, जो कि इन तीनों में परिवर्तन कर सकेगा। किसमें, आकार में, गति में और दिशा में, या फिर परिवर्तन करने की कोशिश कर सकेगा। मतलब या तो बदल दे या फिर उसको बदलने की कोशिश करे, इसी को कहते हैं भैया बल। आइए देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बल एक प्रकार का बाहरी कारक है जो किसी पिंड पर लगने के पश्चात निम्नलिखित को परिवर्तित कर देता है या करने की कोशिश करता है। या तो ये तीनों चेंज हो जाएंगे या फिर इन तीनों को चेंज करने की कोशिश की जाएगी। भाई सिर्फ और सिर्फ प्रयास किया जाएगा कि ये तीनों बदल जाए, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं एक दीवार के ऊपर खूब सारा फोर्स लगा दिया, तो क्या दीवार आगे की तरफ बढ़ जाएगा, चलने लगी जाएगा क्या, तो कहेंगे नहीं भैया दीवार कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम तो खूब सारा बल लगाएंगे भाई, है ना, हमने पूरी एनर्जी लगा दी उसके ऊपर, तो भाई ये कैसे, क्या हो रहा है, तो भाई यहां पे सिर्फ कोशिश हो रही है, परिवर्तन हो नहीं पा रहा। तो मतलब ऐसा समझ में आता है कि बल एक बाह्य कारक है, बाहरी कारक है, जो इन तीनों में परिवर्तन ला सकता है या फिर लाने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर सकता है। अच्छा, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं हमारे जो नॉर्मली डेफिनेशंस बुक्स में मिल जाती हैं अभी छोटी क्लासेस तक में, तो कहते हैं भाई बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब ये धक्का या खिंचाव है, लेकिन उसकी जो अवस्था है, जो वस्तु की अवस्था है, उसमें परिवर्तन करने की, उसको चेंज करने की इसमें प्रवृत्ति होती है। मैंने ये चाहता है कि उसको मैं बदल दूं, भले वो बदल पाए या वो ना बदल पाए, लेकिन ये चाहता है कि मैं उसको बदल दूं। अच्छा, बल का एसआई मात्रक भाई, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है या फिर केजी पर मीटर स्क्वायर। अब जरा इसकी हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल के, क्योंकि बल के लिए हम अभी यहां पे कोई भी फॉर्मूला लेकर के नहीं आ रहे। जब हम बल के गति का दूसरा नियम जब आएगा हमारे पास, उसमें हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। केजी पर मीटर स्क्वायर किस प्रकार से आया, हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। कारण क्या है भाई, तो जो नियम दिया था वो न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन के दिए गए नियम के अनुसार उनके ही सम्मान में इसका इकाई, इसका एसआई मात्रक हमने न्यूटन रख दिया। भाई बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हमने रखे हैं जो कि किसी के
किसी के सम्मान में रखें, किसी मतलब क्या भाई, जिन्होंने उसको ढूंढा है उनके सम्मान में, ठीक है। चलिए, तो ये एक सदिश राशि है। और बल कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है। बल कैसी राशि? सदिश राशि। सदिश राशि क्यों भाई? क्योंकि बल में मुझे एक चीज पता चली कि इसकी निर्भरता दिशा पर होती है, इसकी निर्भरता दिशा पर होती है। और ये एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि है मतलब इसे परिमाण तो होगा ही। अगर कोई भौतिक राशि है तो उसमें परिमाण तो होगा ना, अमाउंट तो होगा ना। मैं किसी चीज के ऊपर बल लगाऊंगा, किसी चीज को धक्का दूं या उसमें कुछ खिंचाव पैदा करूं तो नंबर तो होगा ही हमारे पास, परिमाण होगा, नंबर होगा। किसी अंक में हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं कि भाई इतने न्यूटन का बल लगाया। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने, इसकी इकाई न्यूटन है, तो मैं लिख रहा हूं 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये 10 तो हो गया ना हमारा परिमाण। और साथ ही ये कह दिया कि भाई इसमें दिशा भी होगी, तो जब दिशा होगी तो दिशा भी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये हो जाता है हमारा सदिश, ठीक है। अब बल को जनरली कैसे डिनोट करेंगे? तो F के ऊपर एक एरो, F वेक्टर से, ठीक है। तो मतलब बल के बारे में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन आई कि बल जो है एक सदिश राशि है, इसका मात्रक जो है वो न्यूटन होता है, और ये एक तरीके का खिंचाव या धक्का है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति रखता है। वो अवस्था कौन कौन सी है भाई? तो एक आकार है, एक गति है और एक दिशा है। आकार, गति और दिशा, इन तीनों में परिवर्तन लाने की वो कोशिश करता है, ठीक है भाई। तो चलिए, जैसे कि एक दो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि भाई ट्रॉली धकेलने पर ट्रॉली लगाए गए बल की दिशा में गति करता है। जैसे जो बास्केट ट्रॉली जो होता है, जो अपन जो सुपरमार्केट्स या फिर जो शोरूम्स वगैरह में हम इसको यूज करते हैं भैया सामान कैरी करने के लिए, तो भाई ये इसके अंदर अपना सामान रखा, फोर्स लगाया, वो ट्रॉली खिसकती हुई चली जाती है। क्यों? नीचे पहिया लगा होता है, हमने जो फोर्स लगाया, इसने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगाया और ये ट्रॉली इधर ही चलती जाएगी, ठीक है। दराज खोला जा सकता है, जो आपके टेबल में दौज लगा हो उसको कैसे कर सकते हैं भाई? खींचते हैं, निकल आता है ना, दबा धक्का देंगे बंद हो जाएगा, तो मतलब जिधर फोर्स लगाया उधर ही चली गई। उसी प्रकार हॉकी स्टिक से गेंद को आगे की ओर ठोकर लगाते हैं। मतलब क्या कहते हैं? हॉकी स्टिक से भाई रखा है और हमें जोर से उसके ऊपर मारा, तो ये क्या होगी? ये बॉल आगे की तरफ गति करना शुरू कर देगी। यानी ये सभी जगह पे क्या हो रहा है भाई? बल लगाया जा रहा है। यहां पे गति में परिवर्तन कर दिया गया, यहां पर भी अगर देखा जाए तो उसके गति में परिवर्तन कर दिया गया। इससे मैं चाहूं तो उसके दिशा में भी परिवर्तन कर सकता हूं, है ना। किसी और दिशा से आ रही है बॉल, हम इसका यूज करके किसी और दिशा में उसको ले जा सकते हैं। अब चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं कि बल की प्रबलता के आधार पर कितने प्रकार है। देखिए, बल के वैसे तो बहुत सारे प्रकार है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे हम प्रबलता के आधार पे कहेंगे तो भाई अगर हम इसके आधार पे कहें तो ये एक तरीके का हो जाता है संतुलित या असंतुलित बल। लेकिन उसी प्रकार से हम बल के और प्रकार देखें कि कितने प्रकार से लग सकते हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें जो बल लगाती है। तो जैसे हो जाता है हमारे पास क्या भाई, जैसे आपको पता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल है, अभिकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है, ये सभी बल के प्रकार है। बहुत सारे प्रकार है, बहुत वास्ट रीजन इसका। लेकिन हम यहां पे अभी देखना चाह रहे हैं कि बल के प्रबलता के आधार पर क्या प्रकार है। हम अभी आगे भी अभी बात करेंगे, इसी सेशन में हम बात करने वाले हैं बल के और प्रकार के लिए भी। तो अभी हम इसमें देखते हैं प्रबलता के आधार पे। तो प्रबलता के आधार पे बल दो प्रकार के भाई, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित मतलब क्या होता है भाई? तो बैलेंस्ड, और असंतुलित का मतलब अनबैलेंस्ड। अब कहेंगे ये सुना सुना सा लग रहा है। बिल्कुल भैया आपको सुना सा लगेगा, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे आपको पता है कि आप क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना शुरू में सीख रहे होते हैं, तब साइकिल अगर गिर जाती है तो क्या कहते हैं? अरे यार वो अनबैलेंस हो गए इसलिए गिर गए, ठीक है ना, असंतुलित हो गए इसलिए गिर गए। और साइकिल कब तक आपकी बराबर से चलती रहेगी? जब तक संतुलित रहे, जब तक आप उसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस अगर बैलेंस्ड रहेंगे तो वो संतुलित होगा भाई, ठीक है ना। और असंतुलित हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? आप अनबैलेंस हो गए, गिर जाएंगे भाई। मतलब ऐसा होता है कि अगर संतुलित होगा, एक सबसे सिंपल सी चीज, संतुलित का मतलब क्या है कि कुल बल बराबर शून्य हो जाता है, और असंतुलित का मतलब होता है कि इसके द्वारा लगाया गया कुल बल शून्य के बराबर तो नहीं होगा भाई, किसी एक डायरेक्शन में हो जाएगी।
कैसी बात कर रहा हूं मैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसके ऊपर मैंने इधर से अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और कोई दूसरा व्यक्ति इधर साइड से एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे, तो ये दोनों बल संतुलित हो जाएंगे। संतुलित क्यों? क्योंकि जितना इधर लग रहा था उतना इधर लग रहा था, बैलेंस हो गया भाई। ठीक है, इसी प्रकार इस पिंड पे एक बल नीचे की तरफ काम कर रही है, तो एक बल ऊपर की तरफ। इसके लिए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। नीचे की तरफ अगर मान लीजिए जी काम कर रहा है ना, या कंप्लीट ही लिखता हूं मैं, नीचे की जगह अगर मान लीजिए गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, गुरुत्वीय बल, तो ऊपर के तरफ इसका एक रिएक्शन बल काम करेगा जो इसको रोक के रखेगा। जैसे हम किसी टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है, तो उस बुक के ऊपर एक गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ काम करती है। गुरुत्वीय बल क्या होता है भाई? वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है। तो ये टेबल पर रखा हुआ लकड़ी का टुकड़ा, तो इसको गुरुत्वीय बल क्या करे? नीचे खींच रही है। लेकिन ये पिंड क्या है भाई? इसी पे टिका हुआ, मतलब एक बल ऊपर की तरफ भी लग रहा होगा। अब यहां पे अगर देखें तो कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसको कहूं F1, इसको कहता हूं मैं F2, ऊपर ये जो लग रहा है इसको मैं कह लेता हूं F3, और ये गुरुत्वीय बल को मैं कहता हूं F4। तो कुल बल, मतलब जब संतुलित बल की बात होगी तो संतुलित बल यहां से ऐसे लिखी जाती है कि जैसे F1 दाहिने तरफ लग रहा है और F2 बाएं तरफ लग रहा है। तो दो बल जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे, तो चूंकि ये सदिश है, मतलब मान लिया F1 को पॉजिटिव, तो मुझे F2 को नेगेटिव ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। ये इधर लग रहा है तो ये इसके विपरीत लग रहा है। तो अगर F1 को मैंने पॉजिटिव माना तो F2 नेगेटिव ही होगा, ये तय है। अगर आपकी मर्जी, आपने यहां पे मान लिया कि नहीं भाई मेरे लिए तो होगा कि F2 पॉजिटिव है, तो आपको F1 नेगेटिव मानना पड़ेगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भाई ये नेगेटिव साइन, ये माइनस का जो चिन्ह है यहां पे, ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये दोनों बल का लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट है। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। फाइनली अगर आप दोनों से कैलकुलेट करते हैं तो F1 5, F2 भी 5, आंसर 0। F2 5 माइनस F1 5, आंसर 0। तो ये संतुलित हो गया ना, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कुछ ऐसा कहता हूं, मुझे कोई इधर से धक्का दे और उतनी बल से इधर से भी मुझे कोई धक्का दे, तो मैं तो यहीं के ही रहूंगा, ना इधर जा सकता हूं ना इधर जा सकता हूं। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं कि गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ काम कर रहा है और रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो यहां पर भी तो कह सकते हैं ना कि जो F3 है माइनस F4 जो होगा वो 0 होगा। या यूं कह लूं यहीं पे तो ऐसा भी लिख सकता हूं ना कि F3 बराबर F4, मतलब ऐसा लिख सकता हूं R बराबर गुरुत्वीय बल, R बराबर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल। ये जो रिएक्शन है ये किसके बराबर होगा भाई? गुरुत्वीय बल के बराबर। इसका यूज भी है, अभी हम जब नियम पढ़ना शुरू करेंगे तो इसको इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए मैं अभी आपको पूरी तरीके से सिखा रहा हूं ताकि बल जो शब्द है ना इस पे कमांड बन जाए। इस पे अगर कमांड बन गए तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा भाई। जब मुझे पता ही है कि ये बल पर ही आधारित है, तो अगर मैंने इसको सीख लिया तो ये पूरे चैप्टर आसान हो जाने वाला है। इवन मैं कुछ ऐसा कह लूं तो क्लास 9th में जो आपको एक टॉपिक पढ़ना है बल, सिर्फ यही पढ़ना है। अगर ऐसा कहूं तो आपके जितने भी चैप्टर है, बल तथा गति के नियम जो अभी हम कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, कार्य तथा ऊर्जा, है ना, ये तीनों ही चैप्टर में अगर डिस्कस करें तो अल्टीमेटली वो पूरे चैप्टर्स किसके इर्द गिर्द घूमते भाई? बल के। तो बल अगर अपने आप को समझ में आ गया, क्योंकि बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक है, बिल्कुल नींव में बैठे हैं बिल्कुल, अगर इसमें समझ में आ गया, ये हमें समझ में आ गया अच्छे से, इस पे अगर हमें कमांड बन गई तो भाई ये आसान कर देगा आगे आने वाले चैप्टर्स को भी। इसलिए इसमें डीपली बहुत आसानी से समझते हैं भाई। तो क्या हो गया कि ये जो गुरुत्वीय बल है, ये जो R3 मतलब R जो है F3 है उसके बराबर, यानी ऐसा कहूं कि ये ऊपर की तरफ जो रिएक्शन बल लग रहा है वो किसके बराबर होगा? गुरुत्वीय बल के कारण। और वो उसके बराबर होगा तभी टेबल पे कोई भी बुक रखी है तो वो रखी रह जाएगी, ठीक है ना। अब जरा हम यहां पे बात करते हैं थोड़ी सी और।
अब हम थोड़ी सी असंतुलित बल की बात कर लेते हैं। असंतुलित का मतलब क्या होगा? तो असंतुलित का मतलब देखिए, एक दूसरा ब्लॉक है, इसके ऊपर इधर से 7 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और इधर से 3 न्यूटन का, ये F2 है और यहां पे जो लग रहा है ये F1 है। अब इसमें अगर आप बात करें तो यहां पे कुल बल, ठीक है, कुल बल कैसे लिखूंगा? तो मैंने ऐसे ही तो लिखा था कि F1 माइनस F2। क्यों भाई? क्योंकि F1 राइट साइड में लग रहा है, F2 लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो किसी एक का चिन्ह बदलना पड़ेगा, किसी एक का। F1 का बदल दीजिए, F2 का बदल दीजिए, जिससे यह साबित होगा कि इसका चिन्ह प्लस का, इसका माइनस का, मतलब F1 जिस दिशा में है F2 उसके विपरीत है। भाई मैं इसमें यह नहीं बता सकता कि F1 दाहिने है और F2 बाएं है, मैं सिर्फ यह बता सकता हूं कि F1 जिस दिशा में है F2 उसके विपरीत है, बस। यह बिल्कुल नहीं बताया जा सकता है वेक्टर बता करके कि कौन दाहिने है कौन बाएं है, ठीक है ना? तो यहां पे बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड, ये प्लस और माइनस चिन्ह क्या बता रही है भाई कि एक जो है जिस दिशा में F1 है F2 उसके विपरीत हो गया। तो यहां पे वैल्यू रखिए, अच्छा नॉट इक्वल्स टू 0 ना, चलिए नॉट इक्वल्स टू 0 ही लिखता हूं। F1 और F2 की बात करिए तो F1 कितना है भाई? 7 माइनस 3 कितना होगा? 7 माइनस 3 मतलब कितना? 4 नॉट इक्वल्स टू 0। देख लीजिए, मतलब F1 माइनस F2 जो है वो 0 के बराबर आई क्या? नहीं आई। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो F1 माइनस F2 0 के बराबर आ गई थी, यहां पे F1 माइनस F2 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ी, मतलब कोई एक वैल्यू आ रही है। अर्थात एक सिंपल सी बात और समझेंगे तो होगा क्या कि ये जो पिंड है इस पे नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है ना? ये जो हो जाएगा उसको हम कहते हैं F नेट से भी जानते हैं। F नेट मतलब क्या? कुल बल कितना हो गया भाई? तो 4 न्यूटन का बल हो गया इसके ऊपर, और ये 4 न्यूटन से ये इस दिशा में चलना शुरू कर देगा भाई। ये क्या होगा? 4 न्यूटन से ये इस दिशा में चलना शुरू कर देगा, ठीक है? क्यों चलेगा 4 न्यूटन से इस दिशा में? क्योंकि इस पे जो बल लग रहा है इसकी वैल्यू होगी 4 न्यूटन और ये राइट हैंड साइड पे चलना शुरू कर देगा। क्यों चलेगा भाई? क्योंकि ये असंतुलित बल है, संतुलन की अवस्था में है ही नहीं भाई। जिधर ज्यादा बल लगेगा उधर परिवर्तन होगा। संतुलित और असंतुलित बल में सिर्फ इतनी सी बात है, संतुलित बल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? और असंतुलित बल अगर कहीं पे लग गया इसका मतलब परिवर्तन तय है। इसके केस में परिवर्तन तय है, चेंज होगा ही होगा। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है वो 4 न्यूटन की वजह से राइट साइड में चलना शुरू कर देगी। क्यों चलना शुरू करिए? क्योंकि असंतुलित है। भाई ये जो असंतुलन हुआ है उसको संतुलित तो करना पड़ेगा ना, उसको यूटिलाइज तो करना पड़ेगा ना, तो ये 4 न्यूटन से दाहिने तरफ चलना शुरू कर देगी। अर्थात मुझे समझ में आता है कि प्रबलता के आधार पर बल के 2 प्रकार, एक संतुलित और एक असंतुलित। और हमने जो अभी डेफिनेशन में बात करी थी कि बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु में अवस्था परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, या यूं कहूं कि अवस्था को परिवर्तित कर देता है या करने की कोशिश करता है। तो जब जब संतुलित बल लगेगा तब तब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा भाई? तो जब जब संतुलित बल लगेगा तब तक ये कोशिश करेगा, और जब जब असंतुलित बल लगेगा तब तब ये परिवर्तन करा देगा। सिंपल सॉर्टेड। असंतुलित लगेगा परिवर्तन होगा, संतुलित लगेगा कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। और असंतुलित से परिवर्तन होगा कितने से? तो वो मान जितने से असंतुलन पैदा हो रहा है सिर्फ वही उतना। कितने से असंतुलन था? यहां पे सिर्फ 4 न्यूटन का असंतुलन था, तो सिर्फ 4 न्यूटन की वजह से जो होगा सो होगा, बाकी की वजह से नहीं। बाकी तो कैंसिल हो गया, 3 न्यूटन खत्म हो गया भाई, उससे कुछ नहीं होगा। सिंपल समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए तो मैं बढ़ता हूं, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं भाई, ये भी काम की चीज है। हम आगे बढ़ते हैं, जरा इनकी चर्चा कर लेते हैं अलग अलग कि संतुलित और असंतुलित बल क्या है और इनसे क्या क्या परिवर्तन हो रहे। तो देखिए भाई, बल के प्रबलता के आधार पर बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स। किसी वस्तु पर लगने वाले अनेकों बलों का यदि परिणामी बल
शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। अनेकों बल इसलिए लिख रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे कोई बॉल होगी, इस पे मैं नहीं कह सकता ना कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, भाई कहीं से भी लग सकती है, लेकिन बस इतना सा समझ के चलेंगे कि हर बल के विपरीत एक बल होगा, हर बल के विपरीत एक बल होगा। तो हर बल के विपरीत एक बल होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, जो एफ नेट आएगा है ना, कुल बल वो हो जाएगा शून्य। एफ नेट जो आएगा, कुल बल आएगा, वो शून्य हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं किसकी, असंतुलित बल की, अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब यह हो जाता है कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ बल का मान आएगा, यानी अपोजिशन हर जगह बराबर नहीं होगी, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमें देखने को मिलता है, ये कंडीशन है संतुलन की, आराम से बना हुआ है। एक एक्स्ट्रा बल आ गया, यह असंतुलित हो गया भाई, असंतुलित हुआ तो परिवर्तन हो गया, वो गिर गया, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे गति हो गई, जब असंतुलित होगा तभी गति होगी, संतुलित है तब कुछ नहीं होगा, संतुलित है तो यह बैलेंस कंडीशन में इजीली बना हुआ भाई। मतलब जब जब कुल बलों का मान 0 के बराबर होगा संतुलित होगा, और अगर 0 से बदल गया, कुछ भी चेंजेस आ गई तो असंतुलित बल हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जरा कि ये कर क्या सकते हैं असंतुलित बल और संतुलित बल। तो देखिए, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में या उसके गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ये जितने परिवर्तन वाले काम है ना, वो सब असंतुलित करेगा। या तो असंतुलित बल लग करके उसके चाल में परिवर्तन करा दे। चाल में परिवर्तन का मतलब भाई, जैसे मान लीजिए एक साइकिल ही है, अगर वो धीरे धीरे चल रही है, मैंने यहां से एक एक्स्ट्रा फोर्स अलग से लगा दिया, धक्का मार दिया, तो क्या होगा, उसकी जो नॉर्मल वेलोसिटी होगी, जो उसकी नॉर्मल गति होगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, वो तेज चलने लगेगा। या फिर मैंने क्या किया, इसी साइकिल में इसी जगह पे मैं इसको खींचना शुरू कर दूं, मैं इधर की तरफ खींचना शुरू कर दूं, तो जिस वेग से वो चल रही होगी उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी भाई, धीरे हो जाएगी। मतलब हमने चाल में परिवर्तन कर दिया। और गति की दिशा, इसकी दिशा भी परिवर्तित कर सकता हूं मैं उसका जो हैंडल है वो अगर फोर्स लगा करके एक दूसरे डायरेक्शन में बदल दूं तो भाई साइकिल जिस दिशा में गति कर रही थी वो परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ये कब की काम है भाई, जब असंतुलित बल लगे। सिमिलरली फिर से असंतुलित बल की ही बात करें तो वह गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। मतलब जो साइकिल चल रही थी उसमें त्वरण उत्पन्न करना, मतलब जो हम वेग में परिवर्तन कर रहे थे, यही तो त्वरण है ना। त्वरण क्या होता है भाई, तो त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटा में समय। तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई त्वरण। तो वेग में परिवर्तन यानी इसको क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं तो भी वेग में परिवर्तन कर रहे हैं, हम धक्का दे रहे हैं तो भी इसके वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। अर्थात ये समझ में आता है कि इसके त्वरण में बदलाव कर सकते हैं, कब, असंतुलित बल से। सिमिलरली वस्तु की चाल में परिवर्तन तब तक बनी रहेगी जब तक वस्तु पर असंतुलित बल लग रहा है, तब तक उसको चेंज कर सकते हैं जब तक उस पर असंतुलित बल लग रहा है भाई। मतलब असंतुलन की अवस्था में ही परिवर्तन होना है, एक सीधी सिंपल लाइन। असंतुलन की स्थिति में ही परिवर्तन संभव है, किंतु संतुलन की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। भाई संतुलित है ना, बैलेंस है, क्यों परिवर्तित होगी। चेंजेस तो तब आएगा ना जब उसमें असंतुलन पैदा हो। क्यों बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो जो असंतुलन है उसको नलीफाई करना है, उसको खत्म करना है, इसलिए ही उसमें परिवर्तन आ रहा था। तो मतलब संतुलित बल किसी भी प्रकार की परिवर्तन को नहीं करता है भाई, ठीक है। चलिए तो अब जरा देख लेते हैं हम भाई कि बल का, ये तो प्रबलता के आधार पर हो गया, बल का नेचर मतलब प्रकृति के आधार पर कैसे कैसे है। तो चलिए देखते हैं, जरा कुछ बलों की तुलना कर लेते हैं, समझ लेते हैं हम। तो बल का जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, वो है हमारे पास भाई, जैसे घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, और भी है, ठीक है ना, नाभिकीय बल है ना, अंतरा आणविक बल, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गया भाई, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हो गया। तो बहुत सारे, बहुत सारा बल का प्रकार है, बहुत सारी वैरायटीज है भाई यहाँ पे अवेलेबल। लेकिन हम उसमें से चर्चा कर लेते हैं कुछ प्रमुख चीजों की, जिसके बारे में हमारे पास या तो इसी वर्ष पढ़ना है या फिर अगले वर्ष पढ़ना है, तो हम उनकी सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है भाई घर्षण बल।
घर्षण बल क्या होता है भाई? तो घर्षण बल का मतलब होता है कि जब कोई दो रबिंग सरफेसेस मतलब भाई जब दो ऐसे सतह जो एक दूसरे के ऊपर घिस रहे हो, उस समय हमारे बल के विरोध में जो बल लगता है उसको घर्षण बल कहते हैं। हम अभी देख रहे हैं, एक एक करके सभी बलों को देखेंगे। सिमिलरली अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, जब कोई वृत्ताकार पथ पे चल रहा होता है तब उसमें दो बल लगते हैं, एक केंद्र की तरफ लगता है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्रीय कहते हैं, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल होता है जो केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। इनकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। चुंबकीय बल आपको जैसे कि पता होगा, मैग्नेट सबने देखा होगा, चुंबक भाई लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, या फिर एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, या फिर दूसरे चुंबक को प्रतिकर्षित भी करता है, मतलब या तो खींचेगा या दूर भी धकेल देता है। ठीक उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, मतलब हमारे पास में अगर कुछ मैं एक और क्लासिफिकेशन बनाऊं तो ये क्लासिफिकेशन है मेरे लिए कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट मतलब स्पर्शी बल और नॉन कॉन्टैक्ट मतलब अस्पर्शी बल की। स्पर्शी बल मतलब जिसको स्पर्श करने के बाद लगता है, जैसे आपने देखा था वो घर्षण बल। भाई क्या होता है, ये स्पर्श होगा दोनों तभी लगेगा ना। अगर हम अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय इन सब की बात करते हैं, है ना, तो इनकी चर्चा करेंगे हम। उसी तरीके से चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों बल अस्पर्शीय। भाई चुंबक को ऐसे टच करने की जरूरत नहीं है, वो दूर से ही एक दूसरे के ऊपर बल लगा देती। ऐसे हवा में ये लटक रहा होगा ये पेन, तो इसके ऊपर क्या होगी भाई, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रही है, मतलब इसके लिए कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी की सतह पर रहने की जरूरत नहीं है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इसी वर्ष पढ़ना है भाई, चुंबकीय बल अगले वर्ष पढ़ना है, और घर्षण अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल तो अभी जस्ट पढ़ने जा ही रहे हम। ठीक है ना, चलिए तो हम चर्चा करते हैं जरा एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घर्षण बल की। घर्षण बल क्या होता है भाई? तो घर्षण बल देखिए, यह वह बल है जो किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह दो सतहों के बीच कार्य करता है। घर्षण बल के लिए हमेशा फिक्स है भाई, जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में होंगे तो ही लगेगा। जैसे अगर मैं यहां पे एक फ्रेम करता हूं, ये रोड के साथ में, अच्छा इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये हो गया हमारा एक बॉक्स, और ये जो है एक थोड़ी सी और नीचे बना ली जाए। ठीक है, दोनों के बीच में जगह छोड़ा है मैंने जानबूझ के, ताकि आपको यहां पे एक्सप्लेन कर सकूं मैं कि भाई क्या हो रहा है। अब ये देखिए, ये दोनों सतह एक दूसरे से ऊपर उठी हुई, एक दूसरे से ऊपर उठी हुई, तो यहां पे कुछ भी नहीं लग रहा घर्षण। लेकिन चूंकि ये जैसे ही रखा जाएगी, ये जो बॉक्स है ये रखा जाएगी सतह पे, तो बॉक्स के सतह पे रखने के साथ ही इन दोनों सतहों के बीच में एक पीछे की तरफ फोर्स, ये दोनों सतह रखा गई। अब जैसे इसको रख देंगे, हमने इसके ऊपर बल लगाया है कि भैया तुम इधर चलो, लेकिन इस सतह के बीच में एक बल लगेगा पीछे की तरफ, इसी सतह पे लगेगा एक बल पीछे की तरफ, जिसको Fs से डिनोट कर लेते हैं भाई, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम कहते हैं क्या, घर्षण बल। इसी को हम कह लेते हैं घर्षण बल। ये किधर लगेगा, ये है हमारा अप्लाइड फोर्स, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है भाई, है ना, ये हमारा लगाया गया बल है, लगाया गया बल है। लगाए गए बल के हमेशा घर्षण बल किधर है, विपरीत दिशा में। लगाए गए बल के विपरीत दिशा में है कौन, घर्षण बल। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती। अर्थात कुछ ऐसा कहूं कि ये घर्षण बल जो है ना, ये हमेशा ही इस फोर्स से नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, या यूं कहूं कि ये मेरे लगाए गए फोर्स को हमेशा कम करती है भाई। ठीक है, लेकिन इस घर्षण बल के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो पहले तो ये समझ में आ जाता है कि ये जो घर्षण बल है दो सतहों के बीच में लगता है, वो दो सतह जो दोनों कैसी हो भाई, एक दूसरे के संपर्क में हो और एक दूसरे के ऊपर गति कर रही हो। गति कर रही है मतलब ये जैसे इधर खिसका रहा है भाई, ये खिसकाते समय क्या हो रहा है, ये इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसके जो पैर है, इसका जो आपको पैर दिख रहा होगा इस सोफे का, वो पैर क्या हो रहा है भाई, सतह पे घिस रहा है, तो फोर्स लगा करके उधर जा रहा है, लेकिन ये एक बल पीछे की तरफ लग रही होगी जिसको हम घर्षण कहते हैं। अब इसके यूटिलाइजेशन के लिए जरा हम बात करते हैं, तो उदाहरण जरा देख लीजिए। जब हम चलते हैं तो यह बल हमारे चप्पल या जूते और धरती के बीच में कार्य करता है। जैसे
ये भाई साहब है, ये चल रहे हैं, तो चलो थोड़ा सा अच्छा सा जूता पहना देते हैं इनको, है ना। तो भैया ये इन्होंने पहन ली जूता, ठीक है। अब ये रोड पे चल रहे हैं, ठीक है। रोड भैया इनका काले कलर का है, ये हो गया रोड। अब क्या होगा भाई, अब इनको आगे की तरफ अगर बढ़ना है ना, हाथ भी होगा भाई, चलो हाथ भी है। इनको अगर आगे की तरफ बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, इस रोड पे इधर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, ऐसा पीछे की तरफ, ऐसा पीछे की तरफ धक्का देंगे, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। या अगर हम कहते हैं कि एक साइकिल का पहिया है इस रोड पे, तो साइकिल के पहिए के ऊपर ये आगे की तरफ तभी जाएगा ना जब ये पीछे की तरफ जाए। मतलब रोड और पहिया के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, घर्षण बल होगा, तभी ये साइकिल का पहिया आगे बढ़ पाएगा भाई, ठीक है। ये जो साइकिल का पहिया है आगे तभी बढ़ेगा जब इसके ऊपर घर्षण बल पीछे की तरफ काम करे। अगला, जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच में काम करते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है इसके, तो एडवांटेजेस ये है, देखिए हम चल पाते हैं, ठीक है। हम जो पेन से जो लिखते हैं पेपर पे, वो भी किसके कारण होता है भाई, घर्षण के कारण ही होता है। हम पेन से पेपर पे जो लिख रहे होते हैं वो घर्षण बल के कारण ही है। आप जैसे चिकना हो जाता है वो पेपर, किसी कारण बस ऑयल गिर गया, कुछ हो गया, तो पेपर चिकना हो जाता है। चिकना हो जाता है तो आप पेन चलाते हैं, नहीं चलता ना प्रॉपरली, नहीं चलता है। इसका मतलब क्या होता है भाई कि उसके बीच में एक स्नेहक आ गया, वो चिकनाई जो होती है उसको स्नेहक कहते हैं। अर्थात ऐसा हो सकता है कि दो सतहों के बीच में कुछ स्नेहक भर करके, लुब्रिकेंट्स कहते हैं उसको, लुब्रिकेंट्स भर करके हम दोनों सतहों के बीच में घर्षण बल को कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एडवांटेजेस तो समझ में आई कि ये सब हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, तो इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि पार्ट्स घिस जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस टायर की बात करें, थोड़े दिन बाद वो टायर घिस जाता है ना, घिस जाता है, हमें दूसरा लगाना पड़ता है। जैसा मशीनरी जो होती है उसमें पार्ट्स घिस रहे होते हैं भाई, घिसते खराब हो जाती है मशीनरी, दूसरी यूज करनी पड़ती है। तो इस घिसाव से बचने के लिए हम क्या काम करते हैं कि दोनों रबिंग सरफेसेस के बीच में लुब्रिकेंट्स भर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा दरवाजा, है ना, दरवाजा खोलते बंद करते समय आवाज आने लगती है, मतलब उसका क्या होता है भाई, जो कब्जे होते हैं, वैसे कब्जे जो होते हैं, वैसा जो घूम रहा होता है ये फ्रीली नहीं घूमता, यहाँ घर्षण होता है। तो इसमें ऑयल भर दिया, ऑयल भर दिया तो क्या हो गया, ये दोनों सतहों के बीच में कौन आ गया भाई, एक लिक्विड आ गया, एक चिपचिपा तरल पदार्थ आ गया। अब क्या होगा, अब ये इजीली घूमेगा। अब ये दोनों सतह संपर्क में नहीं है, बीच में क्या संपर्क में आ गया, ऑयल। तो वो ऑयल के ऊपर और नीचे ऐसा घूम रहा भाई, तो मतलब उसमें क्या हो गया, घर्षण बल कम हो गया, घर्षण का मान कम किया जा सकता है इस प्रकार से। मतलब इसके लाभ थे ये, हानि ये था कि पार्ट्स गिर जाते हैं। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं भाई, तो कंट्रोल करने के लिए इसमें लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, है ना। जैसे आप साइकिल चलाते होंगे, आवाज करने लगती है तो ऑयलिंग करनी पड़ती है भाई, तो वो क्या है, लुब्रिकेंट्स है एक तरीके का। चलिए आगे देखते हैं अभिकेंद्रीय बल की बात। अभिकेंद्रीय बल मतलब जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र से उस पर एक बल लगता है जो प्रत्येक बिंदु को केंद्र की ओर खींचता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये जो सूर्य है इसके चारों तरफ देखिए ये सभी ग्रह गति कर रहे हैं। इनके गति करने का कारण क्या है भाई, तो ये सूर्य की तरफ इन सभी के ऊपर एक बल लग रहा है, मतलब केंद्र की तरफ। देखिए ऐसा, ये अगर कोई वृत्तीय गति कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पे एक पिंड है, ये पिंड यहां पे वृत्तीय गति कर रहा है भाई, तो इस पिंड पे क्या हो रहा है, ये पिंड चल इधर रहा है, लेकिन इसको सेंटर की तरफ एक बल खींच रहा है। ये जो बल सेंटर की तरफ खींच रहा है ना, इसी को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, इसी को कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। ये हमेशा इस पिंड को क्या कर रहा है, अपने केंद्र की तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, आप सभी में से मैक्सिमम लोगों ने एक गेम खेला होगा भाई, है ना, ऐसी मस्ती, बेसिकली गेम तो नहीं है, ऐसे एक मस्ती करने का काम है। क्या, ऐसा जो बकेट होता है हल्का छोटा सा, वो स्टील का कंटेनर वगैरह जो होता है, जिसमें ऐसी हैंडल बनी होती है दोनों तरफ से, ऐसा है ना, ऐसा खुला सा ऐसा हैंडल वाला आपने देखा होगा। इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें भर लेते हैं थोड़ा सा पानी। चलिए इसमें थोड़ा सा पानी भर लिया जाए, थोड़ा सा ही। अब इसको ऐसा पकड़े और ऐसा गोल 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 ऐसा घुमाना शुरू किया। तो शुरू में तो इसमें का पानी जब पहली बार ऐसा ऊपर जाता है ना, तो ऐसा लगता है गिर जाएगा। ये ढक्कन खुला है भाई, आप बाल्टी से भी कर सकते हैं, ये बाल्टी से भी संभव है, ये बाल्टी ये समझ लीजिए, ढक्कन खुला है, पानी भरा है,
और उसको अब गोल गोल ऐसा घुमाना शुरू कर दिया, ऐसा घुमाना शुरू कर दिया, तो क्या होता है भाई, ये जो पानी है ना, ये जब बाल्टी का ये कंडीशन आ जाए, जब ये बाल्टी ऊपर चली जाए, इस बाल्टी को मैं अगले फेस में बनाता हूं, ये बाल्टी यहां पहुंच चुकी है ना, हमारे घुमाने के कारण ये जो बाल्टी है वो यहां पहुंच चुकी है। इस कंडीशन में भी ये जो पानी है वो यहीं पे टिका रहता है भाई, यहीं पे चिपका रहता है। कारण क्या है, ऊपर कर दूंगा अगर नॉर्मली ऐसे धीरे से ऐसा पानी ले जाऊंगा गिर जाएगा, लेकिन एक तेजी में, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेलोसिटी पे जब इसको ऐसा 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 घुमाते रहूंगा तो ये क्या होने लगेगा भाई, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि इसमें का जो पानी है वो नीचे नहीं गिर रहा है, ये नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर दो बल कार्यरत होते हैं एट अ टाइम। एक बल इसके ऊपर कार्यरत है जो इसको केंद्र की तरफ खींच रहा है, किसकी तरफ खींच रहा है, केंद्र की तरफ। वो कौन है भाई, आपका हाथ, आप अपने हाथ से इसको खींच रहे हो ना, तो आप केंद्र की तरफ खींच रहे हो, केंद्र की तरफ खींच रहे हो, मतलब ये आपका अभिकेंद्रीय बल हो गया। और जस्ट अभी अगले ही पोर्शन में हमारे पास आने वाला है अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल किधर लग रहा होगा भाई, तो इस पानी पे ऊपर की तरफ एक लग रहा है अपकेंद्रीय बल, ऊपर की तरफ लग रहा है अपकेंद्रीय बल। अब ऊपर की तरफ जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है ये क्या कर रहा है भाई, तो ये इस पानी को इस पेंदे में चिपकाए हुए रख रहा है भाई। वो पानी क्यों, अगर ये ऊपर भी कर दो पानी क्यों चिपके रहेगा, क्योंकि अपकेंद्रीय बल लग रहा है तो ऊपर की तरफ उसको चिपकाए हुए रख रहा है। ये नीचे की तरफ लग रहा है जो अभिकेंद्रीय बल, उसको गोल घुमाने के काम आ रहा है। या फिर आपने ऐसा भी खेला होगा, एक पत्थर बांधिए एक धागे से और उसको यूं यूं गोल 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 ऐसा घुमाना शुरू कर दीजिए। जैसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, धागे से हम उसको केंद्र की तरफ खींच रहे होते हैं, और पत्थर का जो वेग होता है, जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है कि भैया वो बाहर जाता रहे। तो जो ये धागे से, धागे के सहारे जब वो पत्थर को घुमा रहे थे ना, तो जो धागा अपनी तरफ जो खींच रहा है उसी को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। मतलब वृत्ताकार पथ पे गति करते हुए पिंड के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय, और बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय। एक बल इसके विपरीत भी तो कार्य करेगा। जब एक बल इधर काम कर रहा है, ये बैलेंस रहना, देखिए उसी पथ पे घूमता रहेगा ना। जैसे इसकी बात करते हैं, देखिए अपनी कक्षा में ही घूम रहे, तो मतलब इनके ऊपर दो बल काम कर रहा होगा भाई, एक बाहर की तरफ और एक केंद्र की तरफ। तो जो केंद्र की तरफ काम कर रहा है वो अभिकेंद्रीय, और जो बाहर की तरफ काम कर रहा है वो अपकेंद्रीय बल। तो भाई अगला हम जरा बात कर लेते हैं अपकेंद्रीय बल की। तो ये रहा अपकेंद्रीय बल। ये देखिए अपकेंद्रीय बल में जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र के विपरीत दिशा में, केंद्र से ये विपरीत दिशा में, देखिए बाहर की तरफ, और ये इसकी गति करने की दिशा है, ये इसके गति करने की दिशा है। बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए ये जो पिंड है इसके ऊपर एक ये धागे से जो खींचा है ये अभिकेंद्रीय बल है, और जो बाहर की तरफ लग रहा होगा वो अपकेंद्रीय बल होगा। और एक चीज होती है, अगर आप ऐसे ऐसे घुमा करके उसको छोड़ दें, जैसे यहां से देखिए यहां ले आने के बाद इसको छोड़ दिया, मतलब ये आपने जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा था उसको छोड़ दिया, तो ये इधर गति कर जाएगी भाई, बाहर निकल जाएगी। या आप इसी को, जैसे ये घूम रहा है ना, अभी आप ऐसे घुमाते 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 बीच में एक उंगली फंसा दीजिए, थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, पूरा धागा ऐसे आ करके यहीं पे लिपट जाता है। जैसे अगर अपन बात करें तो ये क्या होगा, ये ऐसा आ करके ऐसा ऐसा इसी फिंगर पे लपट जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि इस केस में आपने क्या कर दिया, आपने अभिकेंद्रीय बल का मान ज्यादा कर दिया। जिसका मान ज्यादा कर देंगे उधर गति हो जाती है। जैसे यहां पे अपकेंद्रीय बल का मान ज्यादा हो गया तो बाहर चली गई, इधर अभिकेंद्रीय बल का मान ज्यादा कर देंगे तो वो केंद्र पे आके गिर जाएगी। ठीक है ना। तो मतलब ये होता है कि जब तक बैलेंस रहेगी तब तक चलती रहेगी, और अगर चेंज कर देंगे तो बदल जाएगी। अगली बारी आती है चुंबकीय बल। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय धातु पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है भाई। अथवा विद्युत चुंबक द्वारा अपने चारों ओर फैले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय धातु द्वारा बल का अनुभव करना भी चुंबकीय बल कहलाता है। भाई अपने को पता है कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो चुंबक किसी दूसरे चुंबक को या दूसरे धातु, जिसमें से हम बात कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लोहे की, निकिल और कोबाल्ट की, इनको आकर्षित कर सकता है। या फिर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस विद्युत धारा के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं इसको। चुंबकीय बल का मतलब क्या है भाई, जो चुंबक बल लगाता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, उसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। इसका विस्तृत इलैबोरेशन हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलने वाला है भाई। चलिए हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है भाई, तो कोई भी दो द्रव्यमान, कोई भी दो पिंड, दो द्रव्यमान
जिनके बीच में हमेशा ही आकर्षण बल होता रहता। भाई आपको पता चले, आपको दिखे या ना दिखे, आकर्षण बल हमेशा हो रहा है। उसी आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण हमारे पूरा सोलार सिस्टम चल रहा है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, या फिर हम खुद अपनी पृथ्वी पर टिके हुए हैं, वो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही टिके हुए। अदरवाइज हम यहां पे नहीं टिक सकते थे। हमारा जो भार होता है, जो वेट होता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है भाई। तो मतलब यहां तक हम देख चुके हमारे बल के प्रकार की। हमने बल का प्रबलता के आधार पर भी देखा और नेचर के आधार पर भी देखा, दोनों तरीके के हमने बल की गणना कर ली। अब बाकी चैप्टर्स के लिए क्या करना है भाई, तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हमको अपने सर्च बॉक्स में लिखना है magnetbrains.com। आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होता है जहां पे अपने सारे ही कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सपोज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, या फिर आप यूपी बोर्ड से हो, या फिर आप एनटीएस या ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, आप इसको टैप करते हैं, आपके सब्जेक्ट के सभी वीडियोस ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम को टैप करते हैं, आपके सामने आपकी क्लासेस ओपन होती हैं। अगर आप क्लास 9th के, क्लास 9th पे टैप करते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। अगर आप इसमें फिजिक्स देखना चाहते हैं, आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, यहां पे आपको एक ही फोल्डर के अंदर आपके सारे ही चैप्टर्स के वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। अर्थात यहां पर आपको एक चैप्टर के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियोस, इसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम प्लेयर और एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। यहां पे आप टैप करते हैं, आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसमें आप कहीं पर भी इसको पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई, यही से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। तो आपको यहां पर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।